लगातार बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल में नदियां उफान पर हैं। जलस्तर खतरे के निशान को पार करने को आतुर है। ऊपर से भारी मात्रा में नेपाल से आए पानी ने बिहार और यूपी के सीमावर्ती जिलों में ज्यादा तबाही मचा दी है। जून महीने में ही बिहार में एक बार फिर से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बिहार में लगातार बारिश से खराब हो रहे हैं हालात। पश्चिमी चंपारण, बेतिया, गोपालगंज, हर जगह मचा दिख रहा है जल साम्राज्य। पिछले 48 घंटे में रुक रुक कर बारिश होती रही है और इस बारिश की वजह से और खास तौर पर नेपाल से तराई इलाकों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो तस्वीरें इस बार नजर आ रही है वो आपके सामने है। आपको एक भी घर सही से नजर नहीं आ रहे होंगे। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बरसात ने इन इलाकों के सैकड़ों गांवों को पानी में डुबो दिया है। घर, मकान, स्कूल सब जलमग्न है। नतीजा, लोगों के सामने पलायन ही एकमात्र उपाय है। गंडक नदी के उफान पर आने की वजह से गोपालगंज के रामनगर इलाके में नाव ही एक सहारा है। पूर्वी चंपारण में भी दर्जनों गांवों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों के ज्यादातर सामान पानी में डूब चुके हैं। पानी को रोकने के लिए जो बांध और तटबंध बनाए जा रहे हैं वो सब नाकाफी साबित हो रहे हैं और इसके पीछे की वजह है सरकारी अमलों की लेट लतीफी भी। यहाँ इस बांध के ठीक पीछे दूसरा बांध है जिसको हम मेन बांध कहते हैं। वो थोड़ा हाइट में भी बड़ा है और ज़्यादा मजबूत है। वो सामने की तरफ है। ये दोनों बांध साल 2020 में कट गए और उसकी वजह से जो आगे के गांव हैं उन सारे गांव में पानी आ गया। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर इन बांधों की मरम्मत कराने और इनको मजबूत बनाने का काम शुरू किया और यही वजह है कि इस बांध में कुछ लोहे के बोल्डर्स भी लगाने का फैसला हुआ। बिल्कुल सामने ये जो लोहे के बोल्डर्स आप देख रहे हैं ये लगाने का फैसला सरकार ने किया। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देखिए कि ये मिट्टी पूरी दलदली सी है और इसकी वजह ये है कि ये काम लेट से शुरू हुआ। नेपाल से आए पानी ने न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भी डुबो दिया है। घाघरा, राप्ती और शारदा नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नतीजा, बहराइच के कई इलाके बाढ़ की जद में आ चुके हैं। जल्द ही ये नदियां खतरे के निशान को पार कर जाएंगी, तब और तबाही मचेगी। शारदा नदी में बढ़े पानी के चलते लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों में भी बाढ़ आ चुकी है। पानी का बढ़ता स्तर और शोर गांव वालों को डरा रहा है। गंगा भी उफान पर आ रही है। बढ़ते जलस्तर की वजह से कानपुर में बैराज के 20 में से 8 गेट खोलने पड़े हैं। कानपुर में गंगा खतरे के निशान से बस आधा मीटर नीचे है। बाढ़ की मार से बंगाल भी अछूता नहीं। हावड़ा के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दामोदर नदी पर बने बांध के लबालब भरने के बाद पूरा उदय नारायणपुर डूब चुका है। और अब अगली खबर, हाल ही में देवस्थानम बोर्ड पर दिए अपने बयान से चर्चा में आए उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने एक और विवादित बयान दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता होने पर ही ठेके मिलने की बात कहकर सतपाल महाराज ने एक बार फिर से बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। अब ये तो वही बता पाएंगे कि उन्होंने बयान किस रूप में दिया। उत्तराखंड की तीरथ सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के ताजा बयान ने बीजेपी को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। सतपाल महाराज के इस बयान का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई विभाग के ठेके बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही दिए जाएंगे। निश्चित रूप में कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और कार्यकर्ता के काम करेंगे। मेरे पास कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि सिंचाई के अंदर बड़े बड़े ठेके हैं, छोटे ठेके होने चाहिए। तो हमने जो है अब कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव ले आए हैं, उसमें हमने सारे ठेके छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिले और हमारी जो इकोनॉमी बूस्ट हो। रुद्रपुर दौरे के दौरान दिया गया सतपाल महाराज का ये बयान सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महाराज कह रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे और उनके काम भी करेंगे। महाराज मीडिया कर्मियों से ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने ये कहा था
कि सिंचाई विभाग में बड़े बड़े ठेके हैं जो छोटे होने चाहिए। हम कैबिनेट में प्रस्ताव ले आए हैं और छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं ताकि कार्यकर्ताओं को काम मिले और इससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। कर दिए हैं जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिले और हमारी जो इकोनॉमी बूस्ट हो। विरोधी कांग्रेस ने महाराज के मुंह से निकले इन वचनों को फौरन तीर में तब्दील करके बीजेपी पर दाग दिया है। कैबिनेट में प्रस्ताव ले आए हैं बड़े ठेकों का छोटा करने का, और छोटे ठेके अब कार्यकर्ताओं को मिलेंगे बीजेपी के। ये तो कमाल हो गया साहब। मतलब पहले तो पर्दे के पीछे चोरी होती थी, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कैमरे में चोरी हो रही है। कैमरे में स्वीकार कर रहे हैं कि भैया हमने कर दिया, इंतजाम कर दिया कार्यकर्ताओं का। अब चुनाव आने वाला है तो चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को ठेके मिले, उसके लिए हमने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इंतजाम कर दिया और ठेके छोटे करने का हमने प्रस्ताव पारित कर दिया। उत्तराखंड में बड़े ठेकों को छोटे छोटे ठेकों में बदलने के प्रस्ताव पर अभी प्रदेश मंत्रिमंडल की मुहर नहीं लगी है। ये प्रस्ताव अगली कैबिनेट में आ सकता है, लेकिन सतपाल महाराज के इसको लेकर दिए बयान ने उत्तराखंड की राजनीति गरमा दी है। खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही सतपाल महाराज के देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार न करने के बयान पर बवाल मच चुका है। उधर महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उठापटक की आहट सुनाई देने लगी है। शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने सहयोगी पार्टियों पर जिस तरह से निशाना साधा, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना बीजेपी की ओर वापस झुक रही है और माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के अंदर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा था कि उन्हें ऐसी खबरें मिल रही हैं जिसमें सहयोगी पार्टियां अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। इस पर उद्धव का कहना था कि अगर अकेले मैदान में उतरोगे तो लोग चप्पल से मारेंगे। इस बयान के आने के बाद महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस ने जैसी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उससे उद्धव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो उद्धव जी ने कल अपना शिवसेना के स्टाइल में उनके वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में कहा है, तो शिवसेना भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, बीजेपी भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, कांग्रेस भी करने की। वो किसको बोल रहे थे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए उसके ऊपर वक्त करने की कोई जरूरत नहीं। अब सहयोगी पार्टियां उद्धव के खिलाफ बोलें तो खुद शिवसेना चुप कैसे रहे। शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव में हर पार्टी अकेले ही लड़ती है और साथ ही ये भी कहा कि अगर विधायकों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये गंभीर मामला है। जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया कि बीजेपी से गठबंधन कर लिया, आपके विधायक कह रहे हैं। देखिए, एक विधायक ने मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है, उसमें रिएक्शन देने लायक क्या बात है, प्रतिक्रिया क्या दे सकता हूँ मैं। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वो पत्र अभी आपके पास पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। अगर वो पत्र सच है तो कि जो महाविकास आघाड़ी के जो एमएलए हैं उनको जानबूझकर तकलीफ देने की कोशिश हो रही है। ये बहुत ही गंभीर आरोप है। कांग्रेस पार्टी पर शिवसेना अध्यक्ष और सीएम उद्धव ठाकरे का ये बयान निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी में बड़ा बवाल मचा सकता है, लेकिन इशारों ही इशारों में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। ऐसे में फिलहाल लोग यही कह रहे हैं, उद्धव को पूछो तो जाने। अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश को 22 का इंतजार है और अगर अखिलेश यादव माने तो 2022 यानी अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बाइसिकल ही चलेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक नारा भी लॉन्च कर दिया है, मेरी साइकिल आने वाली है। अखिलेश का मानना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार तय है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस पोस्टर के सामने बैठकर बोल रहे हैं, उस पोस्टर पर जो लिखा है वो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सिर्फ बानगी है। नरेंद्र मोदी जी से देश संभल नहीं रहा है
और देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ बीजेपी सरकार ले गई है, केंद्र सरकार ले गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी साइकिल आने वाली है, ये स्लोगन किसने बनाया, कब बनाया, ये बातें सामने आने में देर नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह बंगाल चुनाव में खेला होबे का नारा बहुत हिट हुआ था, कुछ उसी तर्ज पर मेरी साइकिल आने वाली है को भी लोगों की जबान पर चढ़ाने की तैयारी है। और बिल्कुल नए सिरे से समाजवादी पार्टी के मुखिया बीजेपी को हराने की तैयारी में जुट गए हैं। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पथ को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है, जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। अखिलेश यादव ने हाल ही में पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार को जनता के उठते विश्वास की बानगी बताया। जिला पंचायत का चुनाव जिस समय हो रहा था वो सदस्यों को चुनाव चला था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों ने मतदान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सदस्य उनके नहीं जीते। अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले के पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जिन्हें मौका मिला था अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए, मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है कि वही चुनाव लड़ें। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घंटी बहुत जल्द बजने वाली है। ऐसे में बीजेपी को घेरने के लिए सवाल करने का कोई मौका विपक्ष छोड़ कैसे सकता है। देश में जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसकी असली वजह आपको हम बताने जा रहे हैं। सरकार जो तर्क दे रही है कि विश्व बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो यह तर्क एक तरफा है, क्योंकि हम जो सच आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे यह साफ पता चल जाएगा कि सरकार सिर्फ अपने टैक्स कम कर दे तो कीमतें ठहर सकती हैं। तो यह पूरा गणित आखिर क्या है, समझिए। सरकार का महंगाई वार। पिछले 7 साल में पेट्रोल से कमाई में बढ़ोतरी 122%। पिछले 1 साल में पेट्रोल से कमाई में बढ़ोतरी 24%। सिर्फ पेट्रोल डीजल से हर मिनट कमाई 1 करोड़ रुपए। पेट्रोल डीजल से सरकार को इस वक्त सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। कमाई के इस आंकड़े ने आम करदाताओं के इनकम टैक्स और बिजनेस से हासिल कॉर्पोरेट टैक्स की कमाई को देश के इतिहास में पहली बार पीछे छोड़ दिया है। सरकार का महंगाई वार। पेट्रोल डीजल पर टैक्स 5.25 लाख करोड़, पर्सनल इनकम टैक्स 4.88 लाख करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स 4.57 लाख करोड़। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार कोरोना के इस काल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके अपनी जेब तो भर रही है, लेकिन जनता के लिए हर तरफ महंगाई बढ़ रही है। दिल्ली में एक बार फिर से कुछ राहत के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी उछाल आया है। अगर बात करें तो देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज का जो ताज़ा भाव है पेट्रोल का वो भी आपको बता देते हैं और ये भी जानकारी देते हैं कि कल के मुकाबले आज फिर पेट्रोल जो है वो 29 पैसे महंगा हो गया है और डीजल की बात करें तो वो 28 पैसे महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं तो खाना पकाने में काम आने वाले तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लोगों पर तेलों की बढ़ती कीमतों की मार पड़ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर कारण क्या है। तो आज एबीपी न्यूज के इस वीकेंड स्पेशल में यही है हमारी खास पड़ताल। आपकी जेब से जुड़ी, आपकी जिंदगी से जुड़ी इस रिपोर्ट में हम बताएंगे तेल के ताव को 3 गुना करने वाले 3 कारण। ये तस्वीर देखकर
पुलिस की ये पीली पट्टी वाली घेरेबंदी को देखकर, यहाँ मौजूद पुलिस वालों को देखकर इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ कोई अपराध हुआ है। लेकिन ये अपराध क्या है और क्यों हुआ, ये देखिए उसकी वजह। नेशनल हाईवे 9 पर यूपी के हापुड़ से उत्तराखंड के रुद्रपुर जा रहे 26 लाख के सरसों के तेल से भरे ट्रक को मुरादाबाद के पागबड़ा थाने इलाके में बुलेरो सवार बदमाशों ने लूट लिया। सरसों के तेल से भरे इस ट्रक को अपराधी संभल की तरफ ले जा रहे थे जब बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया तो जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को भी गोली लग गई। घायल पुलिसकर्मी और घायल बदमाश को इलाज के लिए संभल के जिला अस्पताल में ले जाया गया है। आखिर हमने ये अपराध की कहानी आपको क्यों दिखाई, तो उसकी वजह है ये बातें जो जयपुर में मौजूद हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने दर्ज की। कोरोना की वजह से पहले ही लोगों की आमदनी लगातार घट रही है या बिल्कुल कम होती जा रही है। ऊपर से लगातार बढ़ती महंगाई ने एक आम भारतीय परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों के घर का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है, लेकिन आमदनी के स्रोत जो हैं वो पहले की तरह बने हुए हैं। कितना फर्क पड़ा है एक आम आदमी के परिवार पर लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से, ये जानने के लिए इस वक्त मैं अर्जुन जी और कविता जी के घर पर हूँ। घर के ड्राइंग रूम में हम देख सकते हैं कि पूरा परिवार है। परिवार की बात की जाए तो खुद अर्जुन जी, उनकी पत्नी कविता और इसके अलावा बेटे जयंत हैं। छोटा परिवार है लेकिन खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भैया किस चीज़ का मैं नाम लूँ, बहुत सारी महंगाई बढ़ रही है, बहुत बजट पे असर पड़ गया है। जैसे तेल को ले लो, पहले इंजन तेल 110 का आता था, अब 200 का आने लग गया। दालें का बहुत सारा भाव बढ़ता जा रहा है। सरसों का जो तेल कुछ दिनों पहले तक 100 से लेकर 125 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा था, आज उसके भाव 190 से लेकर 200 रुपए तक पहुंच गए हैं। आम इंसान का शरीर सिर्फ 10% सैचुरेटेड फैट ही पचा सकता है। इस तथ्य की वजह से कोरोना काल में लोगों में बेहतर इम्यून सिस्टम के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सरसों के तेल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि के पीछे सरसों के दाम में इजाफा भी एक बड़ी वजह है। काफी फर्क पड़ा है। तेल के प्राइसेस, लेबर जो चली गई है यहाँ से, और जो सब्जियां हैं, जो घर के किचन है, प्लस जो दूसरी चीजें हैं, सभी महंगी हो गई हैं। सभी की जरूरतों को, आवश्यकताओं को मीट करना है, ये हमारी ड्यूटी बनती है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, फ्रूट्स के रेट बढ़ गए हैं, ऑयल का रेट बढ़ गया है। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़े हैं उससे और ज्यादा इफेक्ट आया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है। ये है दिल्ली का कक्कड़ परिवार। कोरोना के इस काल में तेल की बढ़ी कीमतों से ये भी परेशान है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एक परिवार के साथ हैं और हमारे साथ विनय जी हैं, उनकी पत्नी, उनकी माता जी और उनके 2 बच्चे जुड़ गए हैं इस वक्त। और दिल्ली में भी जिस तरीके से हर रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे बाकी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार हो चुके हैं, दिल्ली में भी ये आंकड़ा जल्द ही 100 के पार होने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें घर के रोज़मर्रा की ज़रूरतों की, तो वो ज़रूरत की चीज़ें भी हर रोज़ महंगी होती जा रही हैं। तेल के रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले 100 रुपये का आता था, अब वही थोड़ा और महंगा हो गया है। तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे हमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। बिल्कुल बेतहाशा चीज़ों में महंगाई बढ़ी हुई है, रेट चेंज हैं, और इनकम मेरी है नहीं क्योंकि काम बंद हैं, तो ये दोहरी मार पड़ रही है। आखिर तेल की कीमतें इस तरह आसमान क्यों चढ़ रही हैं? इसके पीछे 3 वजहें बताई जा रही हैं। ये तीनों ही एक साथ सरसों के तेल को महंगा कर रही हैं। तेल का तिगुना भाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी, सरकार की खरीफ 2021 नीति, पाम ऑयल की मिक्सिंग बंद। भारत सरकार ने हाल ही में तिलहन और दलहन उपजाने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए खरीफ 2021 नीति बनाई है, जिसके तहत तेल और दाल की MSP में इजाफा किया गया है। साथ ही सरकार ने इस साल से खाद्य तेलों में पाम ऑयल की मिक्सिंग को बंद कर दिया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। यही वजह है कि देश में तेल का तिगुना भाव दिख रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।